Okay, class, we are going to start the new topic, which is software risk. सारे स्टूडेंट्स को क्या है कि जल्दी ज्वाइन कर लें so that we can start. अच्छा क्लास, आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो हमारा फर्स्ट असाइनमेंट था प्रोडक्ट बैकलॉग जो सबमिट करवाना था वो एमएस प्रोजेक्ट जो है वो .mpp की एक्सटेंशन से सबमिट करवाया है? कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं? मेरे ख्याल में 3 या 4 ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने .mpp की एक्सटेंशन पे जो है वो सबमिट करवाया। मुनीब, आपने शायद .mpp करवाया मुनीब रियाज, और फवाज फैसल ने .mpp की एक्सटेंशन से करवाया है। इसके अलावा 1-2 ग्रुप्स और हैं शायद। सो आप एक काम ये करो कि इनका एक्सेल वर्ड उसमें फॉर्मेट में करवा सकते हो मुझे, या जो एमपीपी में ही आपने किया है उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे या तो व्हाट्सएप पे सेंड कर दो या स्क्रीनशॉट जो है वो मेल कर दो। ऐसा कुछ पॉसिबल है? क्योंकि मेरा जो सिस्टम है ना वो गया हुआ है, अब ये दूसरा सिस्टम है, अब इसमें एमएस प्रोजेक्ट मुझे फिर दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग मुझे ये इस पे करवा देते हो तो मैं फिर फॉरन, क्योंकि मैंने बाकी सबकी मार्किंग कर दी है, आप लोगों के रह गए थे। तो जिन लोगों ने भी एमएस प्रोजेक्ट पे करा है असाइनमेंट 1 और वही सबमिट करवाया है .mpp की एक्सटेंशन से, वो काइंडली उसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट, कंप्लीट स्क्रीनशॉट पूरे असाइनमेंट का, वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें स्क्रीनशॉट लेके। तो फिर मैं उसको देख के जो है वो अभी के अभी फॉर्म में एंट्री करके आप लोगों के सबके मार्क्स जो है वो अपलोड कर दूंगी एलएमएस पे। और काइंडली आप लोग जब कुछ असाइनमेंट सबमिट करवाते हो तो उसको एटलीस्ट वो सारे ग्रुप मेंबर्स के नाम तो ऐड किया करो। अब मुझे क्या बार बार आपके प्रपोजल से जाके वेरीफाई करना पड़ा है? लेट्स से अगर मुनीब रियाज ने 2 असाइनमेंट सबमिट करवाया, असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2, तो फिर मुझे जाके बार बार प्रोजेक्ट प्रपोजल में देखना पड़ा है कि इनके ग्रुप मेंबर्स कौन कौन है। सो काइंडली आप जब भी कोई असाइनमेंट ग्रुप में सबमिट करवाएं तो सारे ग्रुप मेंबर्स के नाम जरूर वहाँ पे मैंशन किया करें। एक सिर्फ एक मेंबर जो है वो सबमिट करवाता है तो होता है क्या है कि बाकी मेंबर्स का फिर मुझे उसको वेरीफाई करना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है, तो उसकी वजह से बहुत टाइम लगता है। सारे पार्टिसिपेंट्स ने आई गेस कर लिया ज्वाइन, तो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिस्क। अच्छा, रिस्क क्या होता है? अनसर्टेनिटी, किसी भी चीज को लेकर जब आपके पास कोई श्योरिटी ना हो, कुछ कंफर्मेंस ना हो, आप अनसर्टेन हो चीजों को लेकर, सो दैट इज रिस्क। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर रिस्क इज बेसिकली अनसर्टेनिटी, एंड सॉफ्टवेयर रिस्क मींस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अनसर्टेनिटी। अच्छा, जब हम रिस्क की बात कर रहे हैं सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद सॉफ्टवेयर। ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिस्क हो सकता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड रिस्क हो सकता है, रिसोर्सेज से रिलेटेड रिस्क हो सकता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड रिस्क हो सकता है। सो एनीथिंग विच इज अनसर्टेन उसको हम रिस्क कह रहे हैं। और रिस्क कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एज वेल। मीन्स अगर जो पॉजिटिव रिस्क होगा उसको हम अपॉर्चुनिटी कहेंगे, और जो नेगेटिव रिस्क है उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास एक, आवाज आ रही है क्लास? हेलो?
हेलो, क्या आवाज क्लियर आ रही है मेरी? ओके, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरे हैंड्स फ्री में। ओके, सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? रिस्क। और रिस्क कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एज वेल। जो पॉजिटिव रिस्क होंगे उनको हम अपॉर्चुनिटीज कंसीडर करेंगे, और जो नेगेटिव साइड पे रिस्क होंगे उसको हम थ्रेट कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो प्रोजेक्ट रिस्क, जब हम रिस्क एनालिसिस कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट कैन गो रॉन्ग। हम नेगेटिव रिस्क की प्रोजेक्शन ज्यादा कर रहे होते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव है, जो थ्रेट है, उस पर हम ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि उसको कैसे मैनेज किया जाए और उसके चांसेस कैसे कम किए जाए। तो जब रिस्क एनालिसिस की बात होती है तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट कैन बी द रिस्क। सबसे पहले तो रिस्क को आइडेंटिफाई करना है कि रिस्क है क्या, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, व्हाट इज द लाइकलाइहुड। और अगर हमने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके होने के चांसेस क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है कि ये रिस्क अकर होगा या नहीं होगा, ये हम इन परसेंटेज डिटरमाइन कर रहे होते हैं। व्हाट विल बी द डैमेज बी, और अगर वो रिस्क अकर हो जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। वंस वी हैव आइडेंटिफाइड द रिस्क, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी आइडेंटिफाई इट्स पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस, कि कितने परसेंट चांसेस है कि ये रिस्क अकर हो सकता है। एंड देन आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट, कि अगर ये रिस्क अकर हो गया तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट पे। एंड व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट, कि हम पहले से क्या कर सकते हैं कि ये रिस्क अकर ना हो, या तो उसके चांसेस कम कर दें या उसकी सेवेरिटी कम कर दें। रिएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, रिएक्टिव का मतलब क्या है कि जब पहले आप वेट करते रहे, जब रिस्क अकर हो गया उसके बाद फिर आप जो है वो एक्टिविटीज परफॉर्म करें कि उस रिस्क को हम मैनेज कैसे करेंगे। दैट इज रिएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। मींस फर्स्ट यू हैव टू वेट फॉर द रिस्क, when they occur, and when they occur, then now you have managed, try to manage things, कि जब रिस्क अकर हो गया उसके बाद हम उसको मैनेज करने की कोशिश करें। दैट इज रिएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। जब रिस्क अकर हुआ तब आपने रिएक्ट किया। एंड अनदर इज प्रोएक्टिव रिस्क एंड मैनेजमेंट। प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट में क्या होगा, आप पहले से ही डिफरेंट फॉर्मल एनालिसिस कर रहे होंगे रिस्क से रिलेटेड, पूरे मैट्रिसेस यूज कर रहे होंगे कि कोई भी रिस्क होने के चांसेस क्या है, प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, और जहां आपको लग रहा होगा कि रिस्क अगर हो सकता है या उसके चांसेस हैं, तो वो एज एन इंडिकेटर वर्क कर रहा होगा। पहले से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये रिस्क आ सकता है, ताकि आप उसके अप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो ले सकें। तो रिएक्टिव टेस्ट रिस्क मैनेजमेंट में आपके पास क्या होगा, जब रिस्क अकर होगा फिर आप उस पर जो है वो उसको मैनेज करेंगे या उस देखेंगे कि उसको कैसे हैंडल करना है। रिस्क मिटिगेशन, मिटिगेट कैसे करोगे, मतलब आप जब रिस्क हो गया तो अब आप उसको सिवियर कैसे, उसका इम्पैक्ट कैसे कम कर सकते हो। प्लान फॉर एडिशनल रिसोर्सेज इन एंटिसिपेशन ऑफ फायर फाइटिंग। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को फायर करोगे और नई रिसोर्सेज को हायर करने लग जाओगे ऐसे केसेस में जहाँ पे रिस्क अकर हो जाए, और फिर आप बिल्कुल जो है कोई प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान ना हो, पहले से कोई चीज प्लान ना हो, और आप फिर क्या करोगे, फायर फाइटिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर दोगे, और ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा कि उसका इसका इसी वजह से इशू आया, उसकी वजह से इशू आया। एंड फिक्स ऑन फेलियर, आप फिक्स कब करेंगे चीजों को, जब फेलियर अगर हो जाएगा, प्रॉब्लम रिपोर्ट हो गई, डिफेक्ट आ गया, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, मैनेज करेंगे उस रिस्क को। एंड देन क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है, फेलियर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू अप्लाइड रिसोर्सेज एंड प्रोजेक्ट इज एन जेपर्डी। जब क्राइसिस मैनेजमेंट में आपका प्रोजेक्ट कब चला जाएगा, जब फेलियर अकर हो गया और कोई भी रिसोर्स उस फेलियर को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, करेक्ट नहीं कर पा रही, तो फिर उसके लिए क्राइसिस मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, और चांसेस है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो डेंजर जोन में चला जाए। जी सादिक, कोई क्वेश्चन है? सादिक, कोई क्वेश्चन है? क्यों, सॉफ्टवेयर हाउस में हम फायर नहीं कर सकते किसी को, किसी डेवलपर को फायर कर दिया? रिसोर्सिंग, रिसोर्स, किसी भी रिसोर्स को किसी भी टाइम पे फायर तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है ना।
ठीक है। सो जब आप रिएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं तो आप रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश कैसे करेंगे? नई रिसोर्सेज को ऐड करके और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को फायर करके। और फिक्स ऑन फेलियर, जब फेलियर अगर हो गया उसके बाद उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे कि कोई भी रिसोर्स जो है कैसे उस रिस्क को मैनेज कर सकती है। एंड क्राइसिस मैनेजमेंट इज दैट कि जो रिस्क है, कोई भी रिसोर्स उस रिस्क को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रही और आपका प्रोजेक्ट जो है वो डेंजर जोन में चला गया। उसके अगेंस्ट प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट क्या होगी? जिसमें आप पहले से ही रिस्क एनालिसिस जो है वो परफॉर्म कर लेंगे। ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली आपने एनालिसिस किया होगा और थ्रू आउट आप उसको मॉनिटर करते रहेंगे कि कहीं रिस्क के चांसेस हो तो नहीं रहे। और जैसे ही आपको लग रहा होगा कि वो एज एन इंडिकेटर वर्क कर रहा होगा, जैसे ही आपको लग रहा होगा कि रिस्क अगर हो सकता है, उसी से रिलेटेड आप पहले से ही प्रोएक्टिव अप्रोच यूज करते हुए पहले से ही आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे और उस रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करोगे। ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट द रूट कॉजेज ऑफ रिस्क, और वहां पे वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? रिस्क को फेलियर अकर होने के बाद ठीक करने के बजाय वो रिस्क जिस वजह से अकर हो रहा है उसके रूट कॉजेज को करेक्ट करने की कोशिश करेगी, ताकि वो रिस्क इस प्रोजेक्ट में क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी कभी भी दोबारा जो है वो ना आ सके। ऑर्गेनाइजेशन TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड स्टैटिस्टिकल SQA। यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू आउट, और उसके साथ साथ हम टेक्निकल रिव्यूज भी कर रहे हैं, रिस्क को कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या चांसेस ऑफ एरर्स हो सकते हैं, कहाँ पे हम लैग कर सकते हैं। हम डिफरेंट जो है वो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मैट्रिसेस यूज कर रहे हैं जिसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं, और उन वैल्यूज की बेसिस पे हम थ्रू आउट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। examining risk sources that lie beyond the bounds of the software, सॉफ्टवेयर की बाउंड्री के बाहर कौन कौन सी ऐसी सोर्सेज हैं that can cause the risk to be happen, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सॉफ्टवेयर बाउंड्री के बाहर हैं, जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, उन सबको कंसीडर करना है कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। एंड डेवलपिंग द स्किल टू मैनेज चेंज, और स्किल्स आप पहले से डेवलप करेंगे, लोगों को ट्रेन करेंगे कि अगर कोई चेंज आ जाता है, मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, तो किस तरीके से हमने इस करंट प्रोजेक्ट पे ग्रिप रखनी है। तो थ्रू आउट आप पहले से ही हर चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं, और पहले से आप जो है हर चीज का सोल्यूशन आपने डिसाइड किया होता है। 7 principles. When we are talking about risk management, we have 7 different principles. First one is maintain a global perspective. ठीक है, इसमें आप सिर्फ ये नहीं करेंगे कि स्पेसिफिक एक जो है वो सॉफ्टवेयर के टर्म में बात करेंगे, सारे जितने जनरल क्राइटेरिया उसको माइंड में रख के आप काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर रिस्क को ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देख रहे होंगे कि आपके पास सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहे होंगे और बिजनेस प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट से भी देख रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम जो रिस्क अकर हुआ है इस सॉफ्टवेयर में, क्या क्या वो किसी और इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर में इससे पहले भी अकर हुआ है, उसकी रूट कॉज क्या है। तो बिजनेस डोमेन में आप उस रिस्क को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। टेक अ फॉरवर्ड लुकिंग व्यू, थिंक अबाउट द रिस्क दैट मे अराइज इन द फ्यूचर, एस्टेब्लिश कॉन्टिजेंसी प्लान, और आगे आने वाले फ्यूचर में आने वाले रिस्क के बारे में भी आप अभी से ही प्लान करेंगे कि फ्यूचर में क्या क्या रिस्क पॉसिबल है। तो वो चीजें भी आप माइंड में रखिए, पहले से एक कंटिजेंसी प्लान माइंड में रखेंगे कि अगर ये चीज हो गई तो दैट इज प्लान बी। जैसे प्लान ए प्लान बी सुनते हैं ना कि ऑल्टरनेट प्लान, अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो उसका हम ये एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर ये भी प्रॉब्लम हो गई तो फिर हम नेक्स्ट प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले से माइंड में रखें कि फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं, और उनसे रिलेटेड ऑल्टरनेटिव प्लान्स भी पहले से ही आप डिजाइन कर लें। इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, ठीक है, और अगर जो है कोई आपको आके रिपोर्ट कर रहा है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है या ये इशू हो सकता है, तो उस चीज को कंसीडर करें। ऐसा नहीं करें कि हर चीज को लेट इट डाउन, की ठीक है बाद में देखेंगे, लेट इट टू बी हैपन, कि जब होगा तब देखा जाएगा। अगर कोई आपको कह रहा है कि इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, मैनेजर लेवल पे भी हो सकता है, डेवलपमेंट टीम में भी हो सकता है, तो कोई भी अगर कह रहा है कि प्रोजेक्ट में कोई इशू आ सकता है, तो आप क्या करेंगे? उसको इनकरेज करेंगे और उसको कंसीडर करेंगे और रिस्क एनालिसिस उस पर स्टार्ट कर देंगे। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट क्या है? अ कंसिडरेशन ऑफ रिस्क मस्ट बी इंटीग्रेटेड इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस।
जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस मॉडल कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें आप रिस्क की कंसीडरेशन रखें। हर फेज में रिस्क, तभी हमने पढ़ा था कि रिस्क एनालिसिस इज एन अम्ब्रेला एक्टिविटी, जो किसी भी स्पेसिफिक फेज में हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या करें, इसको एक रूटीन बना लें कि हम जो भी प्रोसेस मॉडल फॉलो कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी, जो भी सीक्वेंस में कर रहे हैं, जो भी स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, उसमें रिस्क मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। और ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो अम्ब्रेला एक्टिविटी है, जो हमने करनी है थ्रू आउट। emphasize a continuous process and throughout उसको क्या करें, मॉडिफाई करें। ठीक है, एक दफा ये नहीं कि रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया आपने, ठीक है, रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए, उसको साथ साथ मॉनिटर भी करते रहें कि क्या कोई चांसेस तो नहीं है कि ये रिस्क अगर हो सकते हैं, अगर हैं तो आप कोशिश ये करें कि उन चांसेस को कम करें, और अगर आप उनकी प्रोबेबिलिटी को कम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनके इम्पैक्ट को कम करें, कि अगर वो अगर हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट या जो डैमेज है वो कम से कम हो। डेवलप अ शेयर प्रोडक्ट विजन, अगर सारे स्टेक होल्डर्स एक पेज पर होंगे तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन और ज्यादा आसान हो जाएगी और रिस्क की मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट आसान हो जाएगी। अगर हर किसी का एक अपना माइंडसेट होगा, अपने अपने माइंडसेट से हर कोई चल रहा होगा, तो वहां पे रिस्क आने के चांसेस है। इटसेल्फ ये भी एक रिस्क है कि आपके पास प्रोजेक्ट की या सॉफ्टवेयर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है सब स्टेक होल्डर्स में। सो एक जो है शेयर्ड प्रोडक्ट विजन सबके पास होना चाहिए, मतलब सबको पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, और एंड प्रोडक्ट जो है उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। एंड encourage teamwork, the talent, skill and knowledge of all stakeholders should be pooled, और सबकी जो है कलेक्टिवली सबको जो है वो इक्वल राइट मिलने चाहिए, ताकि सब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें और मोटिवेशन लेवल हाई हो, और हर किसी के पॉइंट को और हर किसी के उसको एक इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट पैराडिम, रिस्क पे काम कैसे होगा। सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिस्क, क्या क्या पॉसिबल रिस्क हैं। देन यू हैव टू एनालाइज इट, एनालाइज करेंगे कि इसके होने के चांसेस क्या हैं, कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग इन डेप्थ एनालिसिस। फिर उसके बाद आप प्लान करेंगे कि अगर ये रिस्क हो जाएगा तो फिर हम क्या क्या एक्शन लेंगे, या इस रिस्क को कम करने के लिए हम क्या क्या एक्टिविटीज प्लान करेंगे। ये सारी चीजें प्लानिंग के अंदर होंगी। वंस आपने प्लान कर दिया, आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड प्लान, अब आप उसको मॉनिटर करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे कि कहीं वो रिस्क अगर हो तो नहीं रहा, और अगर हो जाएगा तो उसको कंट्रोल करेंगे। इसी तरह ये साइकिल चलती रहेगी टिल ऑल द रिस्क आपके पास आइडेंटिफाई और उनकी मॉनिटरिंग हो जाती है। तो जब हम रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क के हमारे पास दो फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन आइडेंटिफिकेशन मॉनिटरिंग एंड सेकेंड वन इज एग्जीक्यूशन, कि अगर वो रिस्क अगर हो गया तो फिर हम उस पर क्या प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन में हमें क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई करनी है। प्रोडक्ट का साइज, जिस प्रोजेक्ट पे हम रिस्क को आइडेंटिफाई करें, एनालिसिस करें, उसका साइज क्या है। बिजनेस इम्पैक्ट, बिजनेस के लिए उसकी क्या वैल्यू, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन उस सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर रही है उसके लिए क्या सिग्निफिकेंट है उस प्रोजेक्ट की। तो हमारे पास जो है वो बिजनेस इम्पैक्ट क्या है। कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से कस्टमर्स हैं, कस्टमर के डिफरेंट क्लासेस कौन कौन सी हैं। कस्टमर के डिफरेंट क्लासेस मींस कि अगर हम एक एलएमएस बना रहे हैं तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन होंगे। आपके पास मैनेजर्स होंगे, टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, दैट इज द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासेस ऑफ यूजर्स। अगर हम एक जनरल ऐप बना रहे हैं दराज की, तो उसकी जो है वो क्या है, यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा जनरल होती चली जाएगी। तो आप यूजर की क्लासेस को डिफाइन करें कि कौन कौन है जो कस्टमर, जो यूजर हैं, जो उस एप्लीकेशन को यूज करेंगे और उनका स्किल सेट क्या है। प्रोसेस डेफिनेशन, जो प्रोसेस यूज करेंगे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए उसकी डेफिनेशन क्या है। वो कोई स्टैंडर्ड है, कोई टेम्पलेट उसके हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन हैं जो थ्रू आउट सबने फॉलो करनी है और सबको उसकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। ये सारी चीजें रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर आएंगी। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आपका एनवायरनमेंट कैसा है जिसके अंदर बैठ के सॉफ्टवेयर डिजाइन होगा। तो डेवलपिंग एनवायरनमेंट क्या है और किस तरीके से वो वर्क कर रहा है। फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज्ड है, या बहुत ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट है, मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है। तो अगर इस तरीके का एनवायरनमेंट है तो वहाँ काम करना आसान होगा और रिस्क आने के चांसेस भी कम होंगे विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत रिजिड एनवायरनमेंट है, कोई किसी से बात करने से पहले भी 10 टाइम सोच रहा है और एक हायरार्की बनी है, आप डायरेक्ट किसी से बात नहीं कर सकते, एक पूरा कम्युनिकेशन चैनल है, बहुत ज्यादा गैप है, तो फिर ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें एप्लीकेशन बनेगी, उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसकी आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीजें रिस्क की क्लासिफिकेशन हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज जो है वो
प्रॉब्लम करेगी टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी पे सॉफ्टवेयर बनाना है उससे रिलेटेड रिस्क आइडेंटिफाई आप ये कर सकते हैं कि उस टेक्नोलॉजी पे हमारी रिसोर्सेज की एक्सपर्टीज है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये एक रिस्क है। तो फिर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसको हम मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, क्या कोई ट्रेनिंग सेशन रख सकते हैं या कोई एक और जो है हम एक्सपीरियंस रिसोर्स हायर करें जो सबको ट्रेन कर दे, या हम एक कोई वर्कशॉप रख दें, या किस तरीके से इसको हमने सॉर्ट आउट करना है। सो टेक्नोलॉजी टू बी बिल्ड उसको भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। स्टाफ साइज एंड एक्सपीरियंस, स्टाफ का साइज कितना चाहिए होगा इस प्रोजेक्ट के लिए और उनका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। असेसिंग प्रोजेक्ट रिस्क, वंस आपने आइडेंटिफाई कर दिया, अब नेक्स्ट क्या है उसको असेस करना। हैव टॉप सॉफ्टवेयर एंड कस्टमर मैनेजर्स फॉर्मली कमिटेड टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब असेसमेंट क्या है कि जो आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कस्टमर्स हैं, मैनेजर्स हैं और जो अपर मैनेजमेंट है, क्या वो वाकई फिलिंग है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। Our end user enthusiastically committed to the project and the system product to be built. Throughout they are active. अगर मुझे एंड यूजर से कम्युनिकेट करना हो, उनका इंटरेस्ट लेवल कितना है, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं उनसे, थ्रू आउट कोलैबोरेशन हो रही है या नहीं हो रही। आर रिक्वायरमेंट्स फुली अंडरस्टूड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम एंड देयर कस्टमर्स, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके पूरे स्टेक होल्डर्स में क्लियर हैं या नहीं है। Have customers be involved fully in the definition of requirements, requirements को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो उस वक्त कस्टमर थ्रू आउट इन्वॉल्व है उस एक्टिविटी में या नहीं है। डू एंड यूजर्स हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, जो एंड यूजर जिनको सिस्टम चाहिए उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो रियलिस्टिक है या नहीं है, मतलब जो चीज वो जिस कॉस्ट और टाइम में बनवाना चाह रहे हैं वो पॉसिबल है या नहीं है। असेसिंग प्रोजेक्ट रिस्क, इस प्रोजेक्ट स्कोप स्टेबल, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जिसकी बेसिस में आप सॉफ्टवेयर को असेस कर रहे हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट का स्कोप स्टेबल है। ऐसा तो नहीं कि बार बार रिक्वायरमेंट ग्रोथ बहुत ज्यादा है तो बार बार रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, बार बार डिजाइन चेंज होगा तो उससे रिलेटेड भी एक रिस्क एसोसिएट होगा। डज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम हैव द राइट मिक्स ऑफ स्किल्स, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनके पास वो स्किल सेट्स, वो एक्सपर्टीज हैं जो रिक्वायर्ड है सॉफ्टवेयर को या सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट स्टेबल है, बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं हो रही, प्लस माइनस तो चीजें नहीं हो रही। डज द प्रोजेक्ट टीम हैव एक्सपीरियंस विद द टेक्नोलॉजी टू बी इम्प्लीमेंटेड, जिस टेक्नोलॉजी पे इम्प्लीमेंट करना है टीम का एक्सपीरियंस है उस पे या नहीं है। इज द नंबर ऑफ द पीपल ऑन द प्रोजेक्ट टीम एडिक्वेट टू डू द जॉब, जितने लोग रिक्वायर्ड हैं उतने लोग हमारे पास हैं। डू ऑल द कस्टमर्स users agrees on the importance of the project and on the requirements for the system product to be built, मतलब सब सेम पेज पे हैं, ऐसा तो नहीं कि हर किसी के लिए एक अलग अलग डेफिनेशन है। रिस्क कंपोनेंट्स, रिस्क कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है, परफॉर्मेंस रिस्क, परफॉर्मेंस से रिलेटेड रिस्क हो सकता है आपकी एप्लीकेशन जैसे जैसे यूजर्स बढ़ रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस कम होती चली गई। ठीक है, उसमें आपके पास क्या चीजें आ गई कि उसकी एफिशिएंसी कम हो रही है, बहुत ज्यादा सिस्टम हैंग हो रहा है, डाउन हो रहा है बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट या ट्रांजेक्शन हो रही है तो स्लो हो रहा है। तो ये सारी चीजें परफॉर्मेंस रिस्क के अंदर आएंगी। कॉस्ट रिस्क, कॉस्ट से रिलेटेड रिस्क क्या होगा हमारे पास कि जितना बजट हमें एलोकेट किया गया है उस विद इन दैट बजट क्या ये प्रोजेक्ट पॉसिबल है या नहीं है, इससे रिलेटेड हमेशा एक अनसर्टेनिटी रहती है। सपोर्ट रिस्क, सपोर्ट रिस्क में क्या होगा हमारे पास कि अगर हमें सॉफ्टवेयर पे कुछ मेंटेनेंस करनी है तो क्या वो इजीली मेंटेन हो जाएगा या नहीं होगा, इससे रिलेटेड भी हमेशा रिस्क रहता है। एंड स्केड्यूल रिस्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो टाइम फ्रेम हमें गिवन है क्या उस टाइम फ्रेम में पॉसिबल है सॉफ्टवेयर बिल्ड करना या नहीं पॉसिबल। सो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क, और इसको हम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिस्क भी कह सकते हैं। परफॉर्मेंस से रिलेटेड रिस्क, कॉस्ट से रिलेटेड रिस्क, सपोर्ट से रिलेटेड रिस्क एंड स्केड्यूल मीन टाइम से रिलेटेड रिस्क। रिस्क प्रोजेक्शन, रिस्क प्रोजेक्शन क्या होगी कि हम रिस्क प्रोजेक्शन में क्या कर रहे हैं कि हम एक रिस्क टेबल बना रहे हैं जिसको हम रिस्क प्रोजेक्शन ऑल्सो कॉल्ड रिस्क एस्टिमेशन, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम हर रिस्क को जो हमने लिस्ट डाउन किया है जो इस प्रोजेक्ट में आ सकता है उसको हम दो तरीकों से रेट कर रहे होंगे। एक उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, उसके होने के चांसेस कितने हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रॉब्लम, अगर वो अकर हो जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो हम रिस्क कैसे निकालते हैं, रिस्क प्रोजेक्शन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स अकरेंस, चांसेस उसके अकर होने के और अगर हो जाता है तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा।
देयर आर 4 रिस्क प्रोजेक्शन स्टेप्स। आपके पास 4 स्टेप्स हैं जब आप रिस्क प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं या रिस्क एस्टिमेशन कर रहे होते हैं। फर्स्ट वन इज एस्टेब्लिश अ स्किल दैट रिफ्लेक्ट्स द परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अ रिस्क। सबसे पहले तो आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर लें। जब रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर उसके चांसेस बताएं, होने के उसके अकरेंस के चांसेस कितने हैं। देन उसका इम्पैक्ट बताएं कि अगर वो अकर हो जाता है तो कितना डैमेज होगा। एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क ऑन द प्रोजेक्ट एंड द प्रोडक्ट। ठीक है, जब आपने इम्पैक्ट आपने बता दिया, आपने जो है उसके परसेंटेज बता दिया, अब आप उसका डैमेज बताएंगे कि इन टर्म ऑफ कॉस्ट या टाइम आपको कितना जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। नोट द ओवरऑल एक्यूरेसी ऑफ द रिस्क प्रोजेक्शन सो दैट देयर विल बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग। और थ्रू आउट आउट रिस्क टेबल को मेंटेन करेंगे। दैट इज रिस्क टेबल। रिस्क, प्रोबेबिलिटी, इम्पैक्ट एंड आरएमएम। RMM stands for risk mitigation monitoring and management. मिटिगेशन मीन्स ये कि हम कोशिश करें कि रिस्क अकर ना हो, किसी तरह कोशिश करें कि वो अकर ही ना हो, मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे। मॉनिटरिंग, और अगर अकर हो जाता है तो हम, अगर इन केस अकर हो जाए तो आप पहले तो हम कोशिश करेंगे कि रिस्क अकर ही ना हो, और अगर रिस्क अकर हो जाता है तो कैसे फिर हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। मॉनिटरिंग इज दैट थ्रू आउट जो जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया हम उसको थ्रू आउट मॉनिटर करते रहेंगे कि कहीं कोई रिस्क की प्रोबेबिलिटी या इम्पैक्ट बढ़ तो नहीं रहा, या इसके होने के चांसेस तो नहीं लग रहे। अगर लग रहे हैं तो फिर हम क्या एक्शन लें ताकि ये रिस्क की प्रोबेबिलिटी या सेवर को हम कम कर सकें। एंड लास्ट वन इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? स्टार्ट से लेकर एंड तक रिस्क की आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, उसकी मॉनिटरिंग, दिस ऑल कम अंडर द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क प्लानिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, बिल्डिंग द रिस्क टेबल। रिस्क टेबल ये लास्ट स्लाइड डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्लास ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, रिस्क टेबल जब आप बना रहे होते हैं उसके लिए आप क्या करेंगे? एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस मींस रिस्क, हर जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया कि ये अकर हो सकता है उसकी आप प्रोबेबिलिटी बताएं। एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5। और हर जो आपने रिस्क जिसको प्रोबेबिलिटी बताई है आपने, उसका इम्पैक्ट बताएं ऑन स्केल ऑफ 1 to 5। 1 मीन्स लो इम्पैक्ट और 5 मीन्स बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट। अगर ये अगर हो जाएगा तो उसका बहुत ज्यादा डैमेज या इम्पैक्ट आपके सॉफ्टवेयर पे हो सकता है। सॉर्ट द टेबल बाय प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट। और फिर उसके बाद आप उस टेबल को सॉर्ट करें, जिस रिस्क की प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है वो रिस्क सबसे टॉप पे आ जाएगा, फिर नेक्स्ट रिस्क एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्लास? कोई क्यूरी तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, इसलिए रिस्क को फिर हम फर्दर और मॉडिफाई करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट टेबल को भी अपने एसआरएस में ऐड कर सकते हैं, ताकि हमने अपने प्रोजेक्ट को रिलेटेड रिस्क मैनेजमेंट भी किया है। ठीक है, इसको यहीं तक रख दें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि रिस्क टेबल कैसे बनता है और रिस्क एक्सपोजर कैसे हम निकाल सकते हैं। अटेंडेंस ले रही हूँ, जिसका नाम कॉल करूँ वो अपनी अटेंडेंस मुझे चैट पे सेंड कर दे। मोहम्मद जैन। ओके, जैन प्रेजेंट है। शुजा अहमद। शुजा फर्स्ट सेशन में नहीं थे। मुबशिर हुसैन। महबूब अहमद। आप भी नहीं थे फर्स्ट सेशन में महबूब। हुसैन इसहक। अफनान रऊफ। ओके, मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद फवाज। मोहम्मद फवाज। ओके, मोहम्मद अब्दुल्ला आरिफ। मोहम्मद हसान।
मोहम्मद हसन, मैसम अब्बास, शहजाद हसन, शहजाद हसन। शहजाद, आप फर्स्ट सेशन में भी नहीं थे, सेकंड में भी नहीं है, आपका कोर्स ड्रॉप हो जाएगा। आपने अगर शुजा आप प्रेजेंट थे फर्स्ट सेशन में तो आपने प्रेजेंट क्यों नहीं बोला? मोहम्मद अदनान अलीम, उबैद शौकत, मोहम्मद मुसाब, मोहम्मद मुसाब, नहीं प्रेजेंट मुसाब। आसिफ अली भुट्टो, सैयद मोइज अली, शायान अख्तर, शायान अख्तर। शायान फर्स्ट सेशन में भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। सलाकीन मुश्तबा, मोहम्मद मुनीब रियाज, फर्स्ट सेशन में भी नहीं थे शायान। मोहम्मद मुनीब रियाज प्रेजेंट है। हसन नवाज प्रेजेंट, ओके। इसार अहमद, रोशनी, इसरार अहमद, सबियुद्दीन, इफ्रा जाहिद, ओके। अब्दुल बारी, मोहम्मद रवाहा, रवाहा मोहम्मद, सॉरी। शेख जवाद अहमद, ओके। हसन यूसुफी, अहमद अली, मोहम्मद उस्मान, उसामा मारूफ, उसामा मारूफ एब्सेंट है उसामा। हाफिजा समीन नजर, हाफिजा समीन नजर, हाफिजा समीन नजर प्रेजेंट नहीं है सेशन में। मोहम्मद फैजान, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हसीब हन्नान, आदिल यूसुफ, मोहम्मद अब्दुल राफे, मोहम्मद अब्दुल राफे फर्स्ट सेशन में भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। तला सिद्दीकी, वहाज, वहाज, ओके। फवाद फैसल, मोहम्मद तौसीक, मोहम्मद तौसीक, ओके। देन उसामा शाहिद, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद सादिक, ओके। ठीक है क्लास, इसको यहाँ यहीं तक रखते हैं। और अगेन मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि जिन लोगों ने असाइनमेंट 1 जो है वो MS प्रोजेक्ट टूल यूज़ करते हुए सबमिट करवाया है, काइंडली वो मुझे जितनी जल्दी हो सके उसके जो है वो स्क्रीनशॉट्स लेके व्हाट्सएप पे प्राइवेट मैसेज पे सेंड कर दें ताकि मैं आप लोगों के मार्क्स अपडेट कर दूँ। ठीक है। और असाइनमेंट 2 जो है, जो प्रोजेक्ट प्रोटोटाइपिंग है,
उसमें भी जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट जो है वो फॉर्मेट यूज किया है। तो बेटर ये होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों वर्जन ऐड किए हैं, मतलब उन्होंने वो वही स्क्रीनशॉट वर्ड पे भी लगाए हैं और उसका जो है वो जो भी आपने टूल यूज किया उस टूल के साथ भी सबमिट करवाया है। तो काइंडली अब आप ये करें कि जिन लोगों ने असाइनमेंट 1 और 2 डिफरेंट टूल्स यूज किए हैं वो उनके स्क्रीनशॉट्स लेके मुझे काइंडली सबमिट करवा दें। जिन लोगों के मैं नेम ले रही हूँ स्पेशली वो लोग सबमिट करवा दें मुझे, जिनके मैं नेम ले रही हूँ। रीसबमिट करेंगे ये लोग मुझे अपने असाइनमेंट्स और सेंड करेंगे मोबाइल पे मेरे व्हाट्सएप पे। ठीक है, मोहम्मद जैन, शुजा अहमद, मुबशिर हुसैन, महबूब अहमद, मोहम्मद फवाज फैसल, मोहम्मद अब्दुल्ला आरिफ, मोहम्मद हसानुद्दीन, शहजाद हसन, आसिफ अली भुट्टो, सैयद मोइज अली, शायान अख्तर, अब्दुल बारी, हसन यूसुफी, अहमद अली, फवाद फैसल। असाइनमेंट 2, ये जो अभी मैंने नाम बताए ये लोग मुझे अपने असाइनमेंट 2 रीसेंड करेंगे व्हाट्सएप पे। और सारे मेंबर्स ना करें, ग्रुप का कोई एक मेंबर कर दे और रिमेनिंग ग्रुप मेंबर्स के नाम जरूर नोट कर दीजिएगा कि ये ग्रुप मेंबर्स के नाम लिस्ट डाउन कर दें, ताकि फिर मैं उसी के अकॉर्डिंगली मार्क्स दे दूँ। ठीक है, और असाइनमेंट 1 जिन लोगों ने दोबारा से रीसबमिट करवाना है उनमें अफनान रऊफ, मोहम्मद फवाज फैसल, मोहम्मद हसानुद्दीन, मैसम अब्बास, शहजाद हसन ने तो करवाया ही नहीं है सबमिट, मोहम्मद मुनीब रियाज, हसन नवाज, इसरार अहमद, सबियुद्दीन, उस्मान कुरैशी, उसामा मारूफ, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद तौसीफ, उसामा शाहिद। ये लोग मुझे असाइनमेंट 1 जो है इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि आप लोगों ने एमपीपी की एक्सटेंशन भी किया है, अगेन कोई एक ग्रुप मेंबर इसकी क्लियर स्क्रीनशॉट ले जो विजिबल हो और मुझे व्हाट्सएप पे प्राइवेटली मैसेज सेंड करते हो, और बाकी रिमेनिंग ग्रुप मेंबर्स के नाम कोई एक मेंबर करे, ये सारे ग्रुप मेंबर्स ना कर रहे हो, जिन जिन के नाम लिए हैं उनमें से हर ग्रुप का एक मेंबर। जी बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। और नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि एक या दो क्विज एक्सपेक्टेड हैं कि हो जाए, और मे भी शायद आपको ये भी पता चल गया हो। जी, मैं असाइनमेंट 1 जो है वो प्रोजेक्ट बैकलॉग था, तो वो जिन लोगों ने डॉट एमपीपी की एक्सटेंशन से करवाया वो काइंडली उसकी स्क्रीनशॉट लेके क्लियर एंड विजिबल स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे प्राइवेटली सेंड कर दें विद ऑल ग्रुप मेंबर्स नेम। और जिन लोगों ने असाइनमेंट 2 के लिए जिनका मैंने नाम कॉल किए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज किए हैं, डिफरेंट जो है, अब ज़ाहिर है वो सारे तो मैं अपने पास डाउनलोड कर नहीं सकती, तो आप काइंडली ये करें कि उसकी एक स्क्रीनशॉट वर्ड की डॉक्यूमेंट में सारे जो है स्क्रीनशॉट जो प्रोटोटाइपिंग आपने की है सारे फीचर्स की वो एक वर्ड के डॉक्यूमेंट में करके मुझे वो डॉक्यूमेंट्स रीसेंड कर दें। जी हसन। और जो लोग जाना चाहें वो जा सकते हैं, और जिनकी कोई क्यूरी हो वो यहाँ पे रुक सकते हैं। हसन आप अपना हैंड रेस कर लें ताकि मैंने आपको ओके अनम्यूट कर दिया मैंने आपको हसन। जी हसन। जी आपका असाइनमेंट 1 मिल गया है हमें, और उसमें मार्क्स बहुत अच्छे नहीं हैं आप लोगों के, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि ये कॉपी था, एक टेम्पलेट को सब लोगों ने सेंड किया है, तलहा के ग्रुप ने, आपके ग्रुप ने, आदिल के ग्रुप ने। पहली चीज कि वो सही नहीं था और दूसरी चीज वो कॉपी था, तो इस वजह से मार्क्स कम है। ठीक है, और कोई